राजनीति की शुरुआत एक तस्वीर के साथ मैं करने जा रहा हूं जो उत्तराखंड से सामने आई। मेरे पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दोनों अपने पैतृक गांव में हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसी दौरान सीएम योगी ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और बच्चे को चॉकलेट खिलाते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं, उसे दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे की बातें क्या हो रही थी अब जरा मैं ये भी सुनाता हूं आपको। ये कुछ खाएगी? भाई ओ दादाजी को फूल दे रहा है। चलो इधर देख इधर ऐसे ऐसे दादाजी को दे दे। जाओ अब तो लो। ये देख अपन नाम भी बोलो। अपन नाम भी बोल। जाओ खुश रहो। अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की असली चीज खाने की। इसी अपने दादा को दी क्या? अबे हम भी तेरे दादा लगता है। सुबह शाम भाई। अब मैं दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वहां किसी मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों के बीच एक परिवार के सदस्य की हैसियत से हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां बच्चे को चॉकलेट खिलाई और दूसरा बच्चा चॉकलेट दिखा रहा है और दूसरी तस्वीर में बच्चे के हाथ में कुछ देते हुए उसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नहीं, कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टरपंथियों की नफरती टूलकिट फैली और पूरी तरह उसको फेल भी किया गया क्योंकि एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और यही शायद वजह है कि कुछ भड़काऊ मौलाना अभी भी जहरीले बयान देने पर आमादा हैं। ऐसा बयान दिया मौलाना जर्जिस अंसारी ने। जर्जिस अंसारी जो अपनी तकरीर के दौरान मुसलमानों को यूपी छोड़ बंगाल जाने की सलाह दे रहा है, लेकिन इसी मौलाना को यूपी के मुसलमानों ने जवाब भी दिया है। उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता। सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। चलो बंगाल में शिफ्ट हो, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। मौलाना को यूपी में डर लग रहा है। मौलाना यूपी से जाना चाहता है। मौलाना को यूपी नहीं बंगाल पसंद आ गया है और ये बात वो चीख चीख कर माइक पर कह रहा है। कह रहा है कि अब यूपी में नहीं रहना, यहां मदरसों पर बुलडोजर चलते हैं, लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते, अजानों पर पाबंदी लगी है। ये बात की है इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने, जो योगी मॉडल से इतना डर गया कि अब वो यूपी छोड़कर जाना चाहता है और जाना भी दीदी के बंगाल है। अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के, लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं मदरसों पे जाके देख लीजिए। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं मिलती है। इटावा के इस मौलाना को यूपी में डर क्यों लग रहा है और क्यों ये यहां से जाने की बातें कर रहा है, इसका जवाब आपको सीएम योगी के कल दिए बयान से मिल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए। योगी ने बता दिया था कि यूपी में अब ना दंगा है, न माफिया है, न अराजकता है और न ही अपराध है। ऐसे यूपी के बाद भी जाने की बात की तो लोगों ने सवाल पूछ ही दिया। क्या दंगा फ्री, अपराध फ्री और माफिया फ्री यूपी मौलाना को पसंद नहीं? मौलाना यूपी से जाना चाहता है तो हमने यूपी में रहने वाले अलग अलग इलाकों के मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात की और पूछा कि मौलाना के इस बयान पर उनकी राय क्या है। तो सुनिए उन्होंने मौलाना को कैसे आईना दिखा दी। नहीं, हमें कोई यूपी में कोई डर नहीं।
तो ये आपको लग रहा है कि ये भड़का रहे हैं जबरदस्ती यूपी से आपको हटाना चाह रहे हैं? हमें यूपी में कोई डर नहीं है। देखो, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। इनको कोई तकलीफ पहुंची होगी, वो कह रहे होंगे। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। परेशान कर नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई सरकार से कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान ही सुरक्षित है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। ये तो सब सही है। मौलाना की एक बड़ी परेशानी लाउडस्पीकर और उसके बजाने के समय को लेकर भी थी, जिसे लेकर भी वो योगी सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा था। लेकिन यूपी के एक भाईजान ने ही इस पर भी मौलाना की बोलती बंद कर दी। 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। ये तो सबके लिए है, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मंदिर के भी उनका वॉल्यूम कम किया जाता है, मस्जिद का भी किया जाता है। एक तरफा वही है। तो ये ऐसा बयान देख के क्या वो साबित करना वो फेमस होना चाह रहे हैं, और क्या है, फेमस होना चाहते हैं। अब जब यूपी के मुस्लिमों ने मौलाना को साफ साफ सच्चाई और रियलिटी चेक दे दिया, तो हिंदू भी पूछ रहे हैं कि मौलाना को यूपी छोड़कर बंगाल में ही क्यों जाना है। वो सब इनकी बिल्डिंगें जो गिर रही है ना, बुलडोजर चल रहा, उस बुलडोजर का डर है। उस डर की वजह से ये जाना चाहते हो। 5 लाख का बीमा इनको मिल रहा, आवास विकास इन्हें मिल रहा, सारी सुविधा इनको दे रहे हैं। क्या दिक्कत आ गई? पढ़ाई फ्री, सब चीज की इनकी सुविधा मिल रही है। क्या परेशानी आ गई? हमारे मदरसे, हमारे मंदिर भी टूट रहे। जब कोई किसी जगह आएगा या अवैध होगा तो टूटेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा उसे। सब जानते हैं कि यूपी में धर्म कोई भी हो, जगह कोई भी हो, अगर कानून हाथ में लिया, प्रशासन की सख्ती तभी सामने आती है। और शायद यही सख्ती है जो कि मौलाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ न कट्टरपंथियों की टूलकिट चलती है, न दंगा ब्रिगेड के नापाक मंसूबे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना जर्जिस बंगाल जाने की बातें क्यों कर रहा है, ये बीजेपी के ममता सरकार पर लगाए आरोप से आप समझिए। बीजेपी ने बंगाल में मदरसों को बहुत ज्यादा फंड देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का दावा यह कि बंगाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो बजट है वो है 5,713 करोड़ रुपए का बजट, जबकि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के जो बजट है वो है 1400 करोड़ रुपए का। आईटी सेक्टर के लिए बजट है वो है 217 करोड़ का, और साइंस रिसर्च के लिए जो बजट है वो है 82 करोड़ रुपए का। अब साइंस रिसर्च से लेकर के मदरसों का बजट आप देखिए, 82 करोड़ से 5,713 करोड़ रुपए, यानी साइंस के लिए 82 और मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर माइनॉरिटी एंड मदरसा। इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। तो एक तरफ बीजेपी सांसद ने मौलाना के बंगाल जाने की वजह बताई, तो गिरिराज सिंह ने मदनी और मौलाना जर्जिस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि गजबा हिंद का सपना ना देखें और गीदड़ भभकी ना दें। जबकि महामंडलेश्वर नरसिंहानंद ने मौलाना जर्जिस अंसारी को बंगाल नहीं बांग्लादेश भेजने की सिफारिश की। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, क्या इसी दिन के लिए रुक गए थे कि हिंदुओं को गाली देंगे और हिंदू उन्हें सम्मान करेगा? ये भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना ना देखें आप लोग, तो गजबाए हिंद का सपना भी कोई ना देखे। बहुत ही अच्छा बयान उन्होंने दिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि क्यों जाते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी ममता है, लेकिन अब तो ममता हटने वाली है, वहां भी कट्टर हिंदुवादी शक्तियों का शासन आने वाला है। वो एक बार में ही सारे काम को ठीक करें, वो पश्चिमी बंगाल की जगह बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले जाए, जहां उन्हें उनके जैसे ही मौलानाओं का ही शासन मिलेगा। वो हमें यहाँ चैन से रहने दें और खुद वहां जाके अपने इस्लामिक तौर तरीके से अच्छी तरह से रहें। क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन में योगी फोर्स धुरंधर बन चुकी है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक ऐसे शातिर डकैत को पकड़ा जो कानपुर को कराची का लियारी बनाने की ख्वाहिश में था।
खुद को रहमान डकैत समझ बैठा था, लेकिन योगी फोर्स ने ऐसा जाल बिछाया कि 10 साल में पुलिस को चकमा दे रहा है डकैत अब सलाखों के पीछे है और गुनाहों का हिसाब करने को राजी। वो कानपुर को कराची का लियारी बनाना चाहता था। वो यूपी में आतंक फैलाना चाहता था। वो रहमान डकैत बनने का सपना देख रहा था। लेकिन कानपुर का ये डकैत योगी के अल्टीमेटम को भूल बैठा और यूपी के धुरंधरों के निशाने पर आ गया। अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। नाम कल्लू उर्फ फिरोज डकैत। आरोप हत्या, डकैती, लूट। इनाम पूरे 1 लाख। यूपी में बावरिया गैंग के लिए हत्या और लूट जैसी वारदात को अंजाम देने वाला फिरोज डकैत 10 साल से योगी फोर्स से खुद को बचाता फिर रहा था, मगर आखिरकार ये शातिर योगी के धुरंधरों के टारगेट पर आ ही गया। फिरोज डकैत ने 2015 में बिल्हौर में बेटी के सामने पिता की हत्या कर डकैती को अंजाम दिया था। 2014 में जौनपुर जिले के शाहगंज में डकैती के दौरान एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी थी। इस पर कानपुर में 25,000 और जौनपुर में 75,000 का इनाम घोषित था। यह अपराधी इतना शातिर था कि लगातार राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में पहचान छिपा कर रह रहा था। लेकिन इस बार मुखबिर की मदद से योगी फोर्स ने शातिर डकैत फिरोज को धर दबोचा। इसके बाद से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए। सिर्फ फिरोज डकैत नहीं, क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ यूपी पुलिस पूरी मुस्तैदी से सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल कर रही है। दिल्ली से सटे यूपी के हाईटेक शहर नोएडा में योगी फोर्स ने एक ऐसे अपराधी को लंगड़ा बना दिया जो खुद को मौत बताकर दहशत का राज कायम करना चाहता था। शुक्रवार देर रात नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़ संजीव उर्फ रॉकी उर्फ मौत से हुई। पुलिस को देखते ही रॉकी उर्फ मौत ने फायरिंग करने की भूल की और अपने पैरों पर योगी फोर्स का बुलेट मार्क परमानेंट करा लिया। पुलिस के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया, तभी अपने आप को घिरता देख कार चालक ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा तत्परता से आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। यूपी में सिर्फ डकैत और मौत का इलाज नहीं हो रहा है, गोमाता के खिलाफ साजिश करने वाले भी लंगड़े हो रहे हैं। आजमगढ़ के थाना अरौला में पुलिस और फरार गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई और हिस्ट्री शीटर गो तस्कर को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया, जिसके बाद आजमगढ़ का यह शातिर हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर यूपी के संभल से, जहां एक स्कूल पर इस्लामीकरण करने के आरोप लगे हैं। इस स्कूल में विज्ञान और गणित की जगह कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही थी। स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। मामला सामने आया तो एक बार फिर संभल में एक कट्टरपंथी साजिश पर हंगामा खड़ा हुआ। एक तरफ देश के महापुरुषों की तस्वीरें कमरे में धूल खा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तस्वीरों को स्कूल की दीवार पर टांग दिया गया है। तस्वीरें संभल की हैं, उस संभल की जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, जहां की पहचान ही सनातन संस्कृति से है। वहां एक स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की तस्वीर टांग दी गई, जो बता रही थी कि तीर्थराज संभल में कैसे इस्लामीकरण की साजिश हो रही है, कैसे कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश मॉडल अब स्कूलों तक पहुंच गया है। स्कूल में आयतें लगी दिखी तो हिंदू संगठन भड़क गए, स्कूल में जा पहुंचे और हो गया हंगामा। ये योगी की सरकार में इस तरीके का संभल के ये क्षेत्र के गांव का मामला है। कानून लागू हो चुका है, शायद बहुत ही गलत बात है ये।
आरोप स्कूल के एक सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम पर लगाए गए कि उन्होंने जानबूझकर स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की तस्वीर लगाई। जी सर, मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। हमारे यहाँ जो रिसेंटली अभी तैनात हुई हैं पुष्पा रानी प्रधान अध्यापिका, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथल से आई हैं, ये निलंबित हो गई थी वहाँ पर। मेरे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने, उन्होंने ही, मेरा विश्वस्त सूत्रों से जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ही ये आयतें लगाकर मुझे फंसाने की साजिश की है। आरोप लगे कि छात्रों को यहाँ इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद विरोध तेज हुआ, पुलिस भी पहुंची तो तस्वीर को हटा दिया गया। वहाँ जाकर देखा, जब जाकर तो देखा कि वहाँ पर कुरान की आयतों के फोटो लगे हुए हैं और जितने भी हमारे राष्ट्र के महापुरुष हैं उन महापुरुषों की तस्वीरों को दबा के और एक रस्सी में बांध करके ऑफिस में रख रखा था। जैसे हम लोगों ने पहुंचे तो तुरंत खोलने लगे और खोल करके उनको टांगना आरंभ कर दिया। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दीवारों से जहां एक तरफ आयतें लगी तस्वीरें हटाई गई तो हिंदू संगठन प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे, जहां उनकी हैरानी और बढ़ गई जब देश के महापुरुषों की फोटो को एक रस्सी में बांध कर रखा गया था। इसके बाद हंगामा और बढ़ा, पुलिस पहुंची। इसके बाद प्रशासन भी एक्शन में आया। स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। जी सर, मैं जब थोड़ा मेरा ध्यान गया कि इधर कुछ लगा हुआ है अलग से, तो कहा भी, तो ये कहने लगे मुझसे कि आप जैसे यहाँ चल रहा है वैसे चलने दो, आप यहाँ नई आई हो, अभी आप ज़्यादा कुछ ना बोलें, ज़्यादा बोले। किसने बोला आपसे? नाजिम जी ने। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के स्कूल में इस्लामीकरण की तस्वीर सामने आई। हाल ही में गाजीपुर के एक स्कूल में बच्चों के कलमा पढ़ने का वीडियो भी आया। इसके बाद बवाल हुआ। इसके साथ उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा से भी ऐसी ही तस्वीरें दिख चुकी हैं। और अब जब संभल से वीडियो सामने आया तो सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंदू छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है? क्या देश के अलग अलग स्कूलों में धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है? और क्या संभल में प्रशासन की सख्ती से परेशान कट्टरपंथियों का अगला टारगेट स्कूल है? आपने देखा था वो क्या लिखा हुआ था? कुल लिखे पढ़ते चारों। किसने लगाया था? ये हमें ना पता। ये नहीं पता। किसी बच्चे ने दिखाया सर को। अच्छा। हाँ, फेयरवेल पार्टी पे वगैरह पे, तो वो ले जाने भूल गए तो उन्हें हिनी पे लगा दिए, तो वो भूल गए तो वो हिनी पे लगा पड़ा। पहले स्कूल का इंचार्ज सहायक टीचर मोहम्मद नाजिम पे था। जब यहाँ पर प्रिंसिपल पहुंची, चार्ज हैंडओवर देने को लेकर भी यहाँ पर विवाद चल रहा था, जिसके वजह से ये विवाद बढ़ा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। लव जैट ट्रैप को एक्सपोज करने के बाद बात भाईजान के अवैध विस्तार पर प्रहार की। यूपी से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर एक्शन हुआ, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। मेरे पीछे ये गवाही के तौर पर तस्वीरें आप देखिए, टीन शेड सब उखाड़ दिया जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ दिया जा रहा है और ये सब कुछ सब जगह हो रहा है। ये हो रहा है तौकीर रजा के गुर्गों के अवैध ठिकानों पर। यूपी से एमपी तक एक्शन, कट्टरपंथियों को टेंशन, अतिक्रमणकारियों पर गाज, योगी स्टाइल इलाज, अवैध मस्जिद और मजार, बुलडोजर का प्रहार। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ यूपी का बरेली है, जहां हिंसा की साजिश के बाद न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गों का हिसाब हो रहा है, बल्कि जहां भी अवैध कब्जा है उसके संपूर्ण सफाई का अभियान चल रहा है। एक तरफ बरेली में एक और अवैध मस्जिद पर प्रशासन का हथौड़ा चला, तो दूसरी ओर महाकाल की नगरी उज्जैन में अवैध मजार के पास अतिक्रमण हटाया गया, जहां नगर निगम परिसर में भाईजान ने अवैध विस्तार कर रखा था। अब आपको एक एक करके इन दोनों तस्वीरों की डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात यूपी की। उत्तर प्रदेश में जो अवैध है वो टूटेगा, ये मुख्यमंत्री योगी का प्रण है, ये योगी का वचन है और यही शासन है। अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। अवैध निर्माण चाहे ग्राम समाज की जमीन पर बना हो या फिर वन भूमि पर, अवैध पर बुलडोजर चलकर रहेगा। अवैध मस्जिद बनी हुई थी,
प्रशासन ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है उस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा अब जो है वसीकरण की कार्रवाई की जा रही है। न माफियागिरी चलेगी न दादागिरी। अवैध कब्जा करने वाले जानते हैं अंजाम क्या होगा। जो नहीं जानते वो फिर से ये तस्वीरें देख लें जो बरेली से आई हैं। मस्जिद से बैर नहीं, अवैध तेरी खैर नहीं। इसी नीति के तहत बरेली में ग्राम समाज पर बनी अवैध मस्जिद को तोड़ा गया। इस काम को अंजाम देने के लिए 2 बुलडोजर को लगाया गया। अब जी इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन शस्त्र की। दिल्ली में ऑपरेशन शस्त्र को लेकर जो डिटेल, जो आंकड़े सामने आए, उससे लोग हैरान नहीं। कहा गया कि दिल्ली पुलिस का एक्शन उन जेन जी के लिए है जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को गुंडा और बदमाश दिखाने की कोशिश में। ये रिपोर्ट जब सामने आई, दावे जब सामने आए, इसके बाद हमने दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शस्त्र को लेकर पड़ताल की। पड़ताल में सामने क्या आया ये दिखाते हैं। शांति, सेवा, न्याय, यानी दिल्ली पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली को शांत, सुरक्षित और अपराध मुक्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी है इन खाकीधारियों के कंधों पर। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सस्पेंस बढ़ा दिया। खबर थी हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हंटर की, दिल्ली में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों की, राजधानी में नाबालिगों पर एक्शन की, बंदूक, कारतूस, चाकुओं की बरामदगी की। दिल्ली पुलिस के एक्शन की खबर पर जी न्यूज ने अपनी पड़ताल शुरू की। हमारी पड़ताल में पता चला कि दिल्ली पुलिस का यह एक्शन एक स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा है जिसका नाम है ऑपरेशन शस्त्र। दरअसल ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली में बढ़ते गन कल्चर पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही ऑपरेशन शस्त्र के जरिए दिल्ली पुलिस ने अपराध की डिजिटल दुनिया को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन शस्त्र के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ दहशत फैलाने और अपराध को बढ़ावा देने की मंशा रखते हैं। आपराधिक कल्चर और गन कल्चर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया जिसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया। काफ़ी महीनों से हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर कुछ आपराधिक तत्व फायर आर्म्स और वेपन का ब्रांडिश करते, फ्लाउट करके उसको लोगों को धमकाने और एक बुली और एरिया डोमिनेशन की हम यहाँ के भाई हैं या क्रिमिनल एलिमेंट है उस टाइप का देखने को आ रहा था। इसके लिए एक ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया जिसके अंतर्गत हमें एक भारी सफलता मिली है। हमने करीब 61 FIR दर्ज की गई। ऑपरेशन शस्त्र के तहत दिल्ली पुलिस की करीब 500 टीमों और लगभग 2000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार दिखाकर रील्स, वीडियो और पोस्ट डालने वाले करीब 6000 सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्कैन किया। इस अभियान के तहत 61 FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 67 वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि 15 नाबालिगों को चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ यानी CCL के तौर पर पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान 69 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 93 जिंदा कारतूस और 13 चाकू भी जब्त हुए हैं। टेरर, कुछ केसेस में टेरर भी फैलाने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए, कुछ केसेस में ये भी पाया गया कि कुछ जो है वो इलीगल तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को। यानी दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन उन जेंजी के खिलाफ है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर अपराध की काली दुनिया के शिकार हो जाते हैं। मगर ऐसे लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाकर सख्त संदेश दे दिया है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बड़ी खबर पाकिस्तान से। ये पुरानी फितरत जिस मुल्क की है, हर हमले, हर धमाके का दोष भारत पर मढ़ना। लेकिन इस बार पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी है इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हमला हुआ वो किसी बाहरी ताकत की देन नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की साजिश है। धमाके में 70 शिया लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए और पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ अब आवाम बौखलाई। मुनीर को भस्मासुर बताया जा रहा है।
पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद का ये धमाका एक ऐसी कालिख के तौर पर दर्ज होगा जिसका करिंदा कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल आसिम मुनीर है। मुनीर और पाकिस्तान के बाकी हुक्मरान चाहे जो आरोप भारत की एजेंसियों पर लगा लें, पाकिस्तान के अंदर इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सुगबुगाहट ये कि मुनीर की ताकत जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ी है उतनी ही बढ़ी है शियाओं को लेकर उसकी पुरानी नफरत। आप उस वक्त का वीडियो देखिए जिस वक्त इस्लामाबाद के तरलाई इलाके की इस मस्जिद कसर खदीजातुल कुबरा में धमाका हुआ। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त शिया समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि अल्लाह के सजदे में झुके करीब 70 लोगों की मौत हो गई। 250 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। धमाके में 69 मौत, 250 घायल, शियाओं पर टूटा मुनीर का कहर। एसपी वैद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रहे हैं और पीओके से लेकर पाकिस्तान के भीतर तक की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। इनके मुताबिक इस्लामाबाद में हुआ धमाका पाकिस्तानी एजेंसी की नाकामी से ज्यादा धार्मिक हिंसा से जुड़ा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान ऐसे दावों को खारिज कर रहा है, लेकिन आपको सुनाते हैं पाकिस्तान की सेना के पूर्व मेजर का आकलन जो उसने धमाके से 8 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बता दिया था। पूर्व मेजर 8 दिन पहले बोला कुछ बड़ा करने वाला है मुनीर। तो बताइए क्या पाकिस्तानी सेना का ये पूर्व मेजर सच नहीं बोल रहा? इस्लामाबाद जैसे ब्लास्ट की जो भविष्यवाणी आदिल रजा ने 8 दिन पहले ही कर दी थी, उसके बाद ठीक वैसा ही नहीं हो रहा जैसे कि आशंका जताई गई थी। इस धमाके के बहाने पाकिस्तानी एजेंसियों की साजिश भारत पर बड़े आरोप लगाकर तनाव बढ़ाने की है और ये ठीक वैसे ही किया गया जैसे पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से शिया समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा है। निशाने पर शिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त और इसी दौरान सुसाइड बॉम्बर का अटैक आपको बताते हैं। मार्च 2025 पीर राखिल दरगाह पर हमला, 35 शिया तीर्थयात्री मारे गए। साल 2023 जोब आर्मी बेस अटैक के बाद शियाओं पर हमले, दर्जनों मारे गए। और साल 2022 पेशावर की शिया मस्जिद में धमाका, 63 की मौत। आज पाकिस्तान में शियाओं की हालत यह है कि वो अपनी रक्षा की गुहार भारत से लगा रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर के जुल्मों से आजादी की मांग सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि हिंदू और सिख ईसाइयों के साथ खुद मुस्लिम जमात के भीतर से उठ रही है। ये फरियादें कब इनकलाब की शक्ल ले लें, इसका अंदाजा भी मुनीर को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच बड़ी खबर यह कि भारत ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई है। धमाके के झूठे आरोप जो पाकिस्तान ने भारत पर लगाए, उसको लेकर भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कल ब्लास्ट हुआ था। इसी खबर राजनीति में आपको हमने दिखाई थी, जहां 69 लोगों की मौत हुई थी, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भारत ने कहा कि पड़ोसी हकीकत से भाग रहा है, जबकि जो सुसाइड बॉम्बर था जिसने खुद को शिया मस्जिद के सामने उड़ाया वो पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला था। लेकिन इसी धमाके पर पाकिस्तान एक्सपोज भी हो चुका है। धमाके करने वाला पाकिस्तानी नागरिक है, ये बात ऑथेंटिक रूप से सामने आ चुकी है। ये सुसाइड बॉम्बर पेशावर का रहने वाला था। सुसाइड बॉम्बर का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड भी सामने आ चुका है। कल मस्जिद के बाद इसने खुद को उड़ाया और ये उस धमाके में उड़ने वाले का सुसाइड बॉम्बर का आइडेंटिटी कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये पाकिस्तानी है और पेशावर का रहने वाला। उधर बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले यूनुस राज्य में हिंदुओं पर दोबारा हमले शुरू हो चुके हैं। हमलों का पैटर्न हालांकि इस बार बदल गया है। हमलों में अचानक तेजी आ गई। ये चुनाव से पहले हिंदुओं पर बड़े हमले की पीछे की वजह क्या है, ये इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं। यूनुस लैंड में चुनाव शुरू हो गया तनाव। जमहूरियत का कत्ल करेंगे जिहादी कट्टरपंथी। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा। बांग्लादेश फिर जल उठा। बांग्लादेश में हालात फिर से बेकाबू हो चुके हैं। राजधानी ढाका एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आग में झुलस उठा है।
चुनाव की सब्ज़बाग दिखाने वाले बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस ने अपने जिहादियों को फिर से सड़कों पर उतार दिया है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले यूनुस के खिलाफ नाराजगी की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है और आवाम के गुस्से की पीछे की वजह बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात पिछले 1.5 सालों में हुए हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस ही हैं। मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास के बाहर लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों की उनसे झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा काटा, आगजनी और तोड़फोड़ और फायरिंग की, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मामला बढ़ता देख सड़क पर उतरी सुरक्षा बलों की टीम ने भी प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। हालात को काबू और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े। बांग्लादेश की बदलती फितरत को समझने वाले जानते हैं कि इस बार चुनाव विकास, सुरक्षा या आर्थिक मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इस बार पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूम रहा है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 8% है, जबकि मुस्लिम 91% है। हिंदुओं को अक्सर शेख हसीना के अवामी लीग से जुड़ा माना जाता रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदू सबसे ज्यादा असुरक्षित हुए हैं। 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों में हमलों का एक पैटर्न दिख रहा है, जो अल्पसंख्यकों की वोटिंग को प्रभावित कर सकता है। जिस हिसाब से चुनाव से ठीक पहले हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, राजधानी से लेकर बांग्लादेश के शहर एक बार फिर कट्टरपंथ की आग भड़की है। उसने बांग्लादेश के भविष्य को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और बांग्लादेश में लोकतंत्र और हिंदू दोनों ही डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजर ईरान और अमेरिका पर है। सवाल है कि दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद अब आगे क्या होने वाला है। इस सवाल के साथ अगले 6 घंटे बहुत अहम है और खासतौर पर ईरान के लिए, जिसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने हमले की आशंका की वजह से सीक्रेट बंकर में शरण ले ली। इब्राहिम लिंकन पहुंचा तेहरान के बेहद करीब। मस्कट टॉक बेनतीजा, खलीफा पर सीधा निशाना। ये खबर तो कब की आ चुकी है कि मस्कट में ईरान और अमेरिका के बीच 8 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट है वो है अमेरिका के सबसे विनाशक जंगी बेड़े इब्राहिम लिंकन की नई लोकेशन को लेकर। इब्राहिम लिंकन ईरान की सीमा के बाहर ऐसी लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां से ईरान की राजधानी तेहरान को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। जाहिर है ऑर्डर ईरान के खिलाफ चौकस जंगी तैयारियों की सीधी मॉनिटरिंग कर रहे डोनाल्ड ट्रंप का है। ऐसे में इब्राहिम लिंकन की निर्णायक पोजीशन अपने आप में हमले को लेकर बहुत कुछ कहती है। इसे मस्कट टॉक पर लेटेस्ट अपडेट से समझिए। अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच 8 घंटे की बातचीत चली, लेकिन बातचीत के बाद समाधान वाला कोई साझा बयान नहीं आया। बातचीत में मुख्य मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत में कोई ठोस रूपरेखा तैयार नहीं हुई। ईरान ने इसे अच्छी शुरुआत बताया तो ट्रंप ने बातचीत जारी रखने की बात कही, लेकिन इसके साथ ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका अब ईरान से किए जाने वाले व्यापार पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा। और राजनीति में रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।